जय जिनेंद्र दोस्तों आज हम बात करेंगे कुंडली मिलान के कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों के बारे में। दोस्तों आपको पता है कि जब भी लड़के या लड़की की डिटेल आती है तो हम गुण मिलान देखते हैं, कितने गुण मिले हैं 18, 20, 25, 30, 35, 36। तो उसके आधार पर हम विवाह की अनुमति दे देते हैं। आपको पता है कि वो सब बातें चंद्रमा के नक्षत्र के आधार पर कही जाती हैं, लेकिन जन्म कुंडली की क्या स्थिति है या ग्रहों की क्या स्थिति है, उस पर हम दोनों के ग्रह देखने का प्रयास नहीं करते हैं। जब भी शादी के लिए किसी की डिटेल आपके पास आए, अगर आप लड़का है, लड़की की डिटेल आ रही है, तो सबसे पहले आप उसकी जन्म कुंडली किसी को दिखाएँ। अगर आपको खुद देखनी आती है, तो कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को देखने की कोशिश करें कि सबसे पहले जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह की स्थिति क्या है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि शुक्र की सकारात्मक और नकारात्मक जो पहलू हैं, वो आप नोट करें। तो पहला पॉइंट है शुक्र का। दूसरा है सप्तम घर, जो विवाह का घर होता है, उसमें कौन-सा सकारात्मक पॉइंट है, कौन-सा नकारात्मक पॉइंट है। यानी सप्तम भाव में कौन-सा ग्रह दृष्टि डाल रहा है, शुभ डाल रहा है, अशुभ डाल रहा है, उस पर कौन से ग्रह बैठे हैं, कौन से ग्रह नहीं बैठे हैं, वो सब लिखिए। उसके बाद सप्तमेश यानी 7th हाउस के स्वामी की क्या स्थिति है, वो कहाँ पर बैठा है, कहाँ नहीं बैठा, उस पर कौन देख रहा है, किस ग्रह के साथ युति बना रहा है, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू देखे। उसके बाद अष्टम घर, अष्टम भाव भी शादी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, रिप्रोडक्शन सिस्टम भी होता है और वैवाहिक जीवन कितना लंबा चलेगा उस पर भी डिपेंड करता है। अष्टम भाव के सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं को भी देखें। ये भाव कहीं न कहीं ससुराल से भी संबंध रखता है। अष्टमेश की स्थिति को भी देखें कि अष्टम भाव का स्वामी कहाँ पर है, कौन से ग्रहों के साथ है, कैसी युतियाँ बना रहा है। ऐसे ही द्वादश भाव वैवाहिक जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण भाव होता है। बहुत सारे लोग इस पर गौर नहीं करते, 7th हाउस को प्रमुख मान लेते हैं, लेकिन 7th हाउस का जो प्रारब्ध है वो कहीं न कहीं द्वादश भाव, जो हमारे बिस्तर का सुख भी है, शैय्या सुख भी प्रदान करता है। जितने ज़्यादा बुरा प्रभाव 12वें घर में होगा, उतना वैवाहिक जीवन खराब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इंसान रात को ही बिस्तर पर जाते ही लड़ना-झगड़ना शुरू कर देता है, लड़ाई-झगड़े शुरू होते हैं। शादी के बाद एकदम से 12th हाउस एक्टिवेट होता है, तो उसको भी देखें। द्वादशेष कहाँ बैठा है, कहाँ से उसका संबंध बन रहा है, किस प्लैनेट के साथ वो बैठा है, ये सब पॉइंट उसको निकालें, कॉपी पे नोट करें कि क्या स्थितियाँ बन रही हैं। अगर इसमें से कितने पॉइंट सकारात्मक हैं, कितने नकारात्मक हैं, उनको नोट करते हुए आप देखें फिर विवाह का डिसीजन। इसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, अगर आप इतना भी देखोगे तो आपको कुंडली की स्ट्रेंथ पता चलेगी, तो आप कुछ ना कुछ बचाव की स्थिति में आओगे। वैसे शादी के साथ-साथ हमें नवाश कुंडली भी देखनी चाहिए। तो लगन और नवाश का संपूर्ण अध्ययन करके ज़रूरी पॉइंट कॉपी पे नोट करते चले जाएँ। इसको डिटेल में भी आगे समझाया जाएगा। अभी के लिए आप इस बात को समझने की कोशिश करें। गुण मिलान आपने कर लिया, ठीक है, आपकी तसल्ली मन की चाहती है कि गुण मिलान हम देखें, क्योंकि गुण मिलान अब ज़रूरी नहीं है कि 18 वाला चल जाएगा। पुराने समय में 5, 6, 7, 8 गुण वाले भी शादियाँ चला रहे हैं। कई-कई शादियाँ गुण मिलान वाली चल जाती है, वो बाय डिफ़ॉल्ट उनकी किस्मत अच्छी होती है क्योंकि उनकी कुंडली मिली हुई होती है। तो आप यही पॉइंट नोट करें कि जन्म कुंडली में शुक्र जो विवाह सुख का कारक है, वैवाहिक जीवन का कारक है, शुक्र पत्नी का भी कारक होता है पुरुष कुंडली के लिए। तो शुक्र की स्थिति दाम्पत्य सुख को चलाती है, तो शुक्र की स्थिति, सप्तम भाव की स्थिति, सप्तमेश की स्थिति, अष्टम भाव की स्थिति, अष्टमेश की स्थिति, द्वादश भाव की स्थिति, द्वादशेश की स्थिति को विशेष रूप से नोट करके पॉइंट कॉपी में उसके अच्छे और बुरे पॉइंट नोट करें। कितने-कितने आप उसको रेटिंग देना चाहते हो, उतनी रेटिंग दें, उतने पॉइंट निकालें और उसके आधार पर आप फैसला करें कि क्या इस शादी को परमिशन देनी चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद।